जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स जिनमें 2025 में फ्लड्स आए हैं या फ्लड्स जैसी सिचुएशन बनी है, उनके क्या रीज़न्स हैं? क्या स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प कर सकता है इन रीज़न्स को ढूँढने में? और क्या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी या इनके सॉल्यूशन ढूँढेगी जिससे कि 2026 में सिचुएशन इतनी ख़राब ना हो? आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो मेन रीज़न्स हो गए जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि बारिश ज़्यादा हुई है, इर्रेगुलर बारिश हो रही है, जिस टाइम पे कम बारिश होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन बनी है। इस बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अबव एवरेज बारिश हुई है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ हमें डेटा से पता चलता है। जून 1, 2025 के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 691.7 mm बारिश हुई है, जो कि 37% ज़्यादा है जो एवरेज बारिश होती है उससे। 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ये जो 2 हफ्ते थे, इसमें 205.3 mm बारिश हुई है, जो कि 3 टाइम्स है जो कि इस टाइम पीरियड में नॉर्मल ईयर्स में एवरेज बारिश होती थी। ये तो हो गए नेचुरल रीजंस जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन बनी है, लेकिन उन रीजंस का क्या जो कि इंसानों की वजह से हुए हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए इंसान भी खुद जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन ख़राब हो गई है। और इसमें रिवर बैंक्स के एनक्रोचमेंट और फ्लड प्लेन्स के एनक्रोचमेंट बहुत बड़ी वजह है। अगर पंजाब की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुरदासपुर में 450 गांव ऐसे हैं जो कि नदियों के फ्लड प्लेन्स में बसे हुए हैं। अब इसकी वजह से फ्लड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है नदियों की वो कम हो जाती है, और जैसे ही थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, एवरेज से थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो वो पानी रेजिडेंशियल एरिया में घुस जाता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना के रिवर बैंक्स हैं, उनमें 75% एनक्रोचमेंट हो रखा है। पुणे की बात करें तो पुणे में 14 साल पहले जो नदियों की फ्लड कैरिंग कैपेसिटी थी वो अभी 40% कम हो रखी है। तो 10 साल पहले जो पुणे में नदियाँ थी वो जो एवरेज रेनफॉल होता था उसको मैनेज कर सकती थी, लेकिन अब अगर उतनी ही बारिश होती है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। 2015 में चेन्नई में जो फ्लड्स हुए थे उस पर 2018 में कैग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसमें साफ लिखा हुआ था कि चेन्नई फ्लड्स ह्यूमन मेड डिज़ास्टर था, क्योंकि रिवर बैंक्स का इंक्रोचमेंट कर सोसाइटीज़ और बिल्डिंग्स बना दी जाती है अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर, और जैसे ही थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ता है नदियों में तो वो बाढ़ की स्थिति बना देता है शहरों में। ये जितना भी डेटा है नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास, उसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम के रीजंस ढूंढ सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इंडिया में किसी के पास ज़्यादा पैसे क्यों हैं और किसी के पास कम पैसे क्यों हैं। स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही हमारी हेल्प करता है। अब स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं होते हैं। अब अगर मैं बोल दूं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है उसका रीज़न है अबव एवरेज बारिश होना, अब ये क्वालिटी बता रहा है, जैसे कि अबव एवरेज है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये एक ओपिनियन है, इसे हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा। अब यही बात मैं अगर ऐसे बोल दूं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है उसका रीज़न है एवरेज से 37% ज़्यादा बारिश होना, तो अब इसमें 37% एक नंबर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। तो यही डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव डेटा में और क्वांटिटेटिव डेटा में। क्वालिटेटिव डेटा ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटेटिव डेटा फैक्ट दिखाता है कि क्वालिटेटिव डेटा को प्रूव कर सके। अब स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें प्रॉब्लम का रीजंस तो पता चल गए, लेकिन डेटा और नंबर्स कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा अगर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ना ढूंढ पाए तो स्टैटिस्टिक्स हमारी यहीं पे हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें किसी प्रॉब्लम का कॉज पता चलता है, रीज़न पता चलता है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन बना सकें। अगर हमें सोसाइटी में चेंज लेके आना है, हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सोसाइटी में, तो हमारे पास डेटा और स्टैट्स होने चाहिए। अब हम ये डेटा और स्टैट्स गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं एंड गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में करंट सिचुएशन में, जिसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। अब अगर हम फ्लड सिचुएशन की बात करें इंडिया में तो 1954 के बाद गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। हज़ारों किलोमीटर के नदियों के किनारों पर एम्बैंकमेंट्स बनवाए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनवाए हैं, बहुत हज़ारों गांवों को फ्लड के लेवल से ऊपर उठाया है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है अभी उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि ये जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो ज़्यादा हेल्प कर रही हैं।
इसका मतलब है कि हमें नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, नए सॉल्यूशंस ढूँढने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। स्टैटिस्टिक्स हमें हिस्टोरिकल डेटा और प्रेज़ेंट डेटा तो बताते ही हैं, स्टैट्स की हेल्प से हम फ्यूचर ट्रेंड भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और 330 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी या फिर वो लापता हो गए थे। 2024 में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 33 लोग लापता हो गए थे। एंड 2025 में तो सिचुएशन आंखों के सामने है। इसकी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि कितनी जान और माल की हानि हुई है। स्टैटिस्टिक्स साफ साफ बोल रहा है कि हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट हर साल हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। रिवर्स की फ्लड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है एंड ये प्रॉब्लम अब हर साल की है। हमारे पास स्टैट्स है, डेटा है, नंबर्स है, बट सवाल अब ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। सवाल अब ये खड़ा होता है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या कोई सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी जिससे कि अब ये 2026 के ऑनवर्ड्स हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना करनी पड़े, कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब इन सारे सवालों का जवाब तो 2026 में ही पता चलेगा।